Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़ात सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 20th ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो कल के सेशन में जो आपने कमेंट्स किए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड किया है कि जो भी आज के करंट अफेयर्स हैं उनको पहले हम करेंगे, यानी कि जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं उनको हम पहले कवर करेंगे अलॉन्ग विद स्टैटिक जीके पार्ट, और फिर बाद में हमारी जो रिवीजन वाली स्लाइड रहती है उनको हम देखेंगे। ठीक है, इसमें फायदा क्या होगा कि जो लोग रिवीजन नहीं करना चाहते और सिर्फ आज के करंट अफेयर्स को कवर करना चाहते हैं तो वो वहां तक करने के बाद वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, बाकी जो लोग रिवीजन भी कंटिन्यू करना चाहते हैं मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज प्रेरणा प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। प्रेरणा प्रोग्राम जो आजकल चर्चे में है ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर हियर इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दैट इज ए ऑप्शन। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे कौन है, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने हाल ही में इंटरेक्ट किया है स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स के साथ पीएम श्री स्कूल्स के एंड प्रेरणा प्रोग्राम एलुमनाई के साथ भी। ठीक है, तो प्रेरणा प्रोग्राम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था इसी साल जनवरी मंथ में, यानी कि जनवरी 2024 में। इसका पर्पस है जो भी इंडिया का एजुकेशन प्रिंसिपल है उसको इंटीग्रेट कराना और इसके अलावा वैल्यू बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करना फ्रॉम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो ये एक हफ्ते का प्रोग्राम रहने वाला है, एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है आप कह सकते हैं। किन स्टूडेंट्स के लिए, तो इसमें क्लास 9 to 12 तक के स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है और यहाँ पे हेरिटेज एंड इनोवेशन को कंबाइन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रेरणा प्रोग्राम रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। अब क्योंकि यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात हो गई है तो इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले एनईपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डज एनईपी स्टैंड्स फॉर, तो इट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी 2020 जो लॉन्च किया गया था उसका पर्पस क्या था, तो उसका पर्पस है यूनिवर्सल एजुकेशन को अचीव करना सभी इंडियन स्कूल्स में। कौन से ईयर तक, ये बात जरूर याद रखिएगा, 2030 तक। ठीक है, और कौन सी बॉडी है जिसने की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को उन्होंने इंप्लीमेंट करने का रिकमेंडेशन दिया था, तो दिस इज कस्तूरी रंगन कमेटी, बहुत ही फेमस कमेटी है। ठीक है, फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रेजेंट में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो याद रखिएगा ये है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ये फिलहाल यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है इंडिया के। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बॉडी है इंडिया के अंदर वो कौन से साल में एस्टैब्लिश हुई थी, तो प्लीज रिमेंबर कि दिस बॉडी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1947। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the objective of National Pest Surveillance System recently launched by the Union Government? National Pest Surveillance System का पर्पस क्या है जिसको हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? ऑप्शंस है आपके, टू रिड्यूस द फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन पेस्टिसाइड रिटेलर्स, बी ऑप्शन इज टू मॉनिटर सॉइल क्वालिटी, थर्ड इज टू मॉनिटर वेदर पैटर्न्स एंड फोर्थ इज टू इंप्रूव इरिगेशन टेक्निक। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टू रिड्यूस द फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन पेस्टिसाइड रिटेलर्स। किस तरह से, तो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम। कब लॉन्च किया है, ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, जिससे कि फार्मर्स को हेल्प किया जाए विद द पेस्ट कंट्रोल इश्यूज। ठीक है, तो एनपीएसएस फार्मर्स को किस तरह से हेल्प करेगा, बेसिकली ये कनेक्ट करेगा इनको विद एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स यूजिंग द फोन्स, सेल फोन्स, जिससे कि जो पेस्टिसाइड रिटेलर्स के ऊपर इनका रिलायंस है वो कहीं ना कहीं कम होता दिखाई देगा। ठीक है, तो फार्मर्स अपने इन्फेस्टेड क्रॉप की इमेजेस को इन एक्सपर्ट्स को सेंड कर सकते हैं फॉर एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ताकि वो बता सकें कि इसमें किस चीज की जरूरत है। और इसके अलावा ये जो सिस्टम है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को यूज करता है टू एनालाइज द पेस्ट डेटा और टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए टू लगभग 14 करोड़ फार्मर्स। ठीक है, यानी कि इस सिस्टम से लगभग 14 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचेगा। पर्पस इसका सिंपल है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना और इसके अलावा सॉइल हेल्थ को कंजर्व करना, और इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा स्टेट लेवल पे थ्रू द आउटरीच प्रोग्राम्स विदाउट एनी एडिशनल फंडिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम का पर्पस यहाँ पे क्या है, टू रिड्यूस द फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन द पेस्टिसाइड रिटेलर्स। यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो कौन सी कंट्री है सबसे पहले जहां पे एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म सी एंड स्प्रे को यूज किया जाता है वीड्स को आइडेंटिफाई और उनको टारगेट करने के लिए? ये बहुत ही फेमस हुआ था बीच में। आंसर है यहाँ पे यूएस। ठीक है, यूएस इस टेक्नोलॉजी को यूज करता है। इसके अलावा जो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च हुआ था उसको किसने किया था, या फिर
फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किनको कहते हैं, तो ये हैं MS स्वामीनाथन। इसके अलावा आपने नॉर्मन बोरलॉग का नाम भी सुना होगा। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे फादर ऑफ ग्रीन एग्रीकल्चर माने जाते हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग बातें हैं, ये रेवोल्यूशन माने जाते हैं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया है MS स्वामीनाथन, और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द AIM 17-4B एन एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल इन द इंडो पैसिफिक? कौन सी कंट्री है जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया है हाल फिलहाल? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका US, दैट इज बी ऑप्शन। तो US की नेवी ने हाल ही में ये नया AIM 17-4B मिसाइल लॉन्च कर दिया है। पर्पज इसका क्या है, चाइना के एरियल डोमिनेंस को कहीं ना कहीं काउंटर करना, और ये एक तरीका एयर लॉन्च्ड वर्जन है SM-6 मिसाइल का। SM-6 मिसाइल को आप स्टैंडर्ड मिसाइल 6 के नाम से भी जानते हैं, और इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2024 में। और ये एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, बेसिकली ये AIM की बात हो रही है, और इससे आप टारगेट को स्ट्राइक कर सकते हैं जो कि लगभग 400 किलोमीटर दूर हो, ठीक है। यानी कि 400 किलोमीटर तक के टारगेट को आप हिट कर सकते हैं यूजिंग दिस मिसाइल। और इसी के साथ जो चाइना का PL-15 है उसको ये सरपास करता है, और इसको फिलहाल के लिए इंडो पैसिफिक में डिप्लॉय भी कर दिया गया है, और ये सपोर्ट करेगा US के पावर प्रोजेक्शन को और अमिड द राइजिंग रीजनल टेंशंस। फाइन, तो ये टारगेट करता है हाई प्रायोरिटी ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि एयर डिफेंस साइट्स हैं और वॉरशिप्स वगैरह हैं, और ये ऑपरेट करता है इन अ क्वाजी बैलिस्टिक मैनर, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये मिसाइल किस कंट्री की है, आंसर इज US। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस तरह की मिसाइल है ये, फॉर एग्जाम्पल सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, किस तरह की। तो आपको याद रखना है कि ये एक एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन से साल में AIM 174B मिसाइल को इंट्रोड्यूस कराया गया, तो इसको 2024 में इंट्रोड्यूस कराया गया है। अगर आपसे पूछा जाए इस मिसाइल की मैन्युफैक्चरर कंपनी कौन सी है, तो दैट इज रेथियन। और इसके अलावा अगर इसकी मैक्सिमम रेंज आपसे पूछा जाएगा तो आंसर इज 400 किलोमीटर, ठीक है। अभी जिसकी हमने फोटो देखी थी SM-6 यानी कि स्टैंडर्ड मिसाइल 6, उसके बारे में अगर हम बात करें तो उस मिसाइल को भी डेवलप किया है रेथियन कंपनी में। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ब्रांच है US मिलिट्री की जो कि फिलहाल यूज करती है SM-6 मिसाइल को, तो वो है US नेवी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बात करी है चाइना के PL-15 रेंज की। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री की मिलिट्री है जिन्होंने एम्प्लॉय किया है PL-15 मिसाइल को, तो याद रखिएगा ये मिसाइल है चाइना कंट्री की, ठीक है। किस तरह की ये मिसाइल होती है, इसके लिए भी यही क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, किस तरह की है। तो दिस इज एन एयर टू एयर मिसाइल, ओके। और इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी अप्रोक्सीमेट रेंज कितनी होती है, 200 to 300 किलोमीटर। तो ये कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, आपके एग्जाम में ऐसे राइटिंग में काम आ सकते हैं, या फिर ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Nanjarian Bird Sanctuary and Kazuveli Bird Sanctuary recently seen in the news are located in which Indian state? ये दोनों बर्ड सैंक्चुरीज कहाँ पे लाई करती हैं? करेक्ट आंसर हियर इज डी ऑप्शन, तमिलनाडु, ठीक है। किस वजह से न्यूज में आ गई हैं? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई है। 3 इंडिया के वेटलैंड्स हैं जिनको हाल ही में रामसर लिस्ट में ऐड कर लिया गया, ठीक है। फर्स्ट है इसमें नंजारियन बर्ड सैंक्चुरी, सेकंड है काजुवेली बर्ड सैंक्चुरी, और थर्ड भी याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ऑल्दो, इट इज टावा रिजर्वायर, ठीक है। तो 3 और इंडिया के वेटलैंड्स हैं जिनको कि रामसर लिस्ट में ऐड कर लिया गया है। और इसी के साथ अगर हम नंजारियन बर्ड सैंक्चुरी की बात करें तो ये लाई करता है तिरुप्पूर डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के। और वहीं अगर हम काजुवेली की बात करें तो ये एक बायोडाइवर्सिटी रिच ब्रैकिश लेक है इन विल्लुपुरम, और ये भी तमिलनाडु में लाई करता है, ठीक है। टावर रिजर्वायर की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है मध्य प्रदेश स्टेट का, नॉट इन तमिलनाडु, और ये लोकेटेड है इनसाइड द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टावा एंड द डेनवा रिवर्स। ये दोनों रिवर्स के नाम भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 3 ऐसी चीजें हैं जो हाल ही में ऐड हो चुकी हैं रामसर लिस्ट में, इनके नाम याद रखना है अलॉन्ग विद देयर लोकेशन, ओके। रामसर लिस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कौन से साल है जब रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स इफेक्ट में आया था, तो दैट इज 1975। किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, तो दैट इज यूके। फर्स्ट एवर रामसर साइट कौन सी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की साइट है जिसका नाम है कोबुर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ पे पहली साइट की बात करते हैं जो कि है नंजारियन बर्ड सैंक्चुरी। तो प्राइमरी स्पेशीज यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड है इस बर्ड सैंक्चुरी में वो है ग्रेटर फ्लैमिंगो, ठीक है। इसके अलावा ये जो सैंक्चुरी है ये क्रूशियल हैबिटेट है फॉर ब्रीडिंग एंड फीडिंग पर्पसेस, फाइन।
फिर इसके अलावा कौन सी स्टेट है जहां पे ये सैंक्चुरी लाई करती है, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, ये लाई करता है तमिलनाडु स्टेट में, ठीक है। सेकेंड हम चलते हैं काजुवेरी बर्ड सैंक्चुरी की तरफ। तो पहली बार काजुवेरी बर्ड सैंक्चुरी को एक प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया था 2021 में। और इसके अलावा ये कहां पे है, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ये भी तमिलनाडु में है। और यहाँ का जो पानी है, यानी कि कौन से टाइप की वाटर बॉडी आपको मिलेगी इस बर्ड सैंक्चुरी में, दैट इज ब्रैकिश शैलो लेक। फाइन। थर्ड है तावा रिजर्वायर, जिसके बारे में हमने ज्यादा बात नहीं करी है। तो सबसे पहले कौन से स्टेट में तावा रिजर्वायर है, तो दैट इज मध्य प्रदेश। उसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से टाइगर रिजर्व यहाँ पे इनकम्पास करते हैं इस तावा रिजर्वायर को, तो दैट इज सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और कौन से दो रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे ये तावा रिजर्वायर सिचुएटेड है, सो दैट आर तावा एंड डिनवा रिवर्स। फाइन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना, ये योजना किस स्टेट की है आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, मिस्टर योगी आदित्यनाथ। इन्होंने हाल ही में अनाउंस करी है मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना को, यूथ को बेसिकली एम्पावर करने के लिए, ठीक है। इस स्कीम में फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा सभी यंग एंटरप्रेन्योर्स को। और पर्पस यहाँ पे क्या है, 1 मिलियन एमएसएमई यूनिट्स को क्रिएट करना इन अक्रॉस द स्टेट। और 16.2 यंग पीपल एम्प्लॉयमेंट इससे गेन करेंगे थ्रू द स्टेट इन्वेस्टमेंट। 62 लाख यूथ ऐसे हैं जिन्होंने कनेक्ट किया खुद को विद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। तो एक डेडिकेटेड स्टार्टअप फंड भी क्रिएट किया जा रहा है जिससे कि जो नए वेंचर्स हैं उनको फाइनेंस किया जा सके और फर्दर जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको हम बूस्ट कर सकें, ठीक है। तो ये स्कीम लॉन्च करी है उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। कौन सी इंडिया की मिनिस्ट्री है जो कि एमएसएमईज को रेगुलेट करती है, सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब एमएसएमईडी एक्ट नहीं पास हुआ था 2006 में, उसके पहले एमएसएमईज के लिए कौन सा टर्म यूज होता था, तो दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो पहले हम इनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के नाम से जानते थे, लेकिन जब ये अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है उसके बाद फिर इनको अब जो है एमएसएमई बोला जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइमरीली प्रोवाइड करता है अगली स्टेज वेंचर फंडिंग को इंडिया के अंदर, दैट इज सिडबी, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स इसका लाई करता है लखनऊ यूपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड हिम उन्नति स्कीम टू बूस्ट नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने हिम उन्नति नाम की स्कीम को लॉन्च किया है, तो दैट इज हिमाचल प्रदेश, दैट इज ए ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया हिम उन्नति स्कीम को नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए विथ 150 रुपीज एलोकेशन, विथ 150 करोड़ रुपीज एलोकेशन, आई एम सॉरी। तो इस स्कीम में 1.92 लाख फार्मर्स को सपोर्ट करने की बात की गई है जो कि केमिकल फ्री फार्मिंग को प्रैक्टिस करेंगे इन देयर लैंड्स, ठीक है। पर्पस यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर को इकोनॉमिकली वाइबल बनाना, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल को प्रमोट करके, साथ ही नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को रोल में लाके, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये कंसोलिडेट करेगा स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स को फॉर बल्क प्रोडक्शन और ये इंटीग्रेट करेगा विद एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल स्कीम्स एंड डिपार्टमेंट्स लाइक एनिमल हस्बेंड्री हो गई और हॉर्टिकल्चर वगैरह, जिससे कि जो इसका इम्पैक्ट है वो मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। तो हिम उन्नति स्कीम को लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने, पर्पज है यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना। चलिए कमिंग टू स्टैटिक जीके पार्ट। कौन सी कंट्री है जो जानी जाती है ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के लिए थ्रू द विजन 2025 इनिशिएटिव, तो दैट कंट्री इज भूटान, ठीक है। इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। कुछ स्कीम्स की अगर हम बात करें तो कौन सी स्कीम है जिसके तहत पर्पज रखा गया है कि रूरल इनकम को प्रमोट किया जाए थ्रू डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, सो दैट इज परंपरागत कृषि विकास योजना, ओके। फिर उस स्कीम का नाम क्या है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू स्ट्रेंथन द रूरल ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, रोड को यानी कि सही करने के लिए, तो दैट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। ये बेसिक स्कीम्स है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर उस स्कीम का नाम क्या है जिसका पर्पज है माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करना जिससे कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप एंश्योर किया जा सके, तो दैट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY, ओके। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्टैटिक जीके की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट पीक कौन सी है, दैट इज रियो पुरगिल। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सी रिवर है जिसको हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन समझा जाता है, तो दैट इज सतलज रिवर। और हिमाचल प्रदेश में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि अपनी रेलवे इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है, एंड दैट इज कलका
शिमला रेलवे, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फाइन, ये कनेक्ट करता है कलका को शिमला के साथ और ये 1903 से ऑपरेशनल है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नामदफा टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? नामदफा टाइगर रिजर्व कहां पे लाई करता है, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। एक्चुअली किस वजह से नामदफा टाइगर रिजर्व न्यूज में आया है इसकी बात कर लेते हैं। एक्चुअली 57 कैजुअल एम्प्लॉयज को यहाँ पे रिइंस्टेट कर दिया गया है 3 महीनों के बाद आफ्टर दियर टर्मिनेशन, ठीक है। यानी कि इनको वापस वर्क पे ले लिया गया है आफ्टर दियर टर्मिनेशन। 3 महीने पहले इनको वर्क से निकाल दिया गया था। तो जो एम्प्लॉयज हैं अब वो काम करेंगे अंटिल 31st of March 2025 अंडर द NTCS यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटीज एनुअल प्लान फॉर 2024 टू 2025, ठीक है। नामदफा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है और ये दुनिया का इकलौता ऐसा पार्क है जहां पे 4 आपको बिग कैट स्पेशीज मिल जाएंगी। कौन कौन सी? टाइगर्स, लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स एंड क्लाउडेड लेपर्ड्स, ठीक है। ये सारी जो स्पेशीज हैं ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे हॉर्नबिल्स भी मिलेंगे, जाइंट स्क्वेरल्स मिलेंगी, बटरफ्लाइज मिलेंगी। इस पार्क का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल है और इसका माउंटेनियस क्लाइमेट है और साथ ही इसका ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इसके वैली और प्लेन्स में, ठीक है। तो यहाँ पे बस याद रखिएगा नामदफा टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या है, सो दैट इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात कर लेते हैं। कब स्टैब्लिश हुआ था इंडिया में? 2005 में स्टैब्लिश कर दिया गया था। कौन सी इंडिया की मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑपरेट करती है? तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसका पर्पस क्या है? टाइगर कंजर्वेशन को स्ट्रेंथन करना इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली वेयर वाज द 28th सेंट्रल एंड द स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड? इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी, आपको सिंपली ये बताना है। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। जो 28th कॉन्फ्रेंस हुई सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन की, इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने और हाल ही में कंक्लूड हो गई है नई दिल्ली में, ठीक है। 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस थी जिसका फोकस था यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेंथनिंग स्टेट स्टैटिस्टिकल सिस्टम, ये इसकी थीम रखी गई थी। और इस कॉन्फ्रेंस में एंगेजिंग सेशंस कंडक्ट किए गए, साथ ही पैनल डिस्कशंस हुए हैं ऑन द टॉपिक्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। लगभग 30 मिनिस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें हिस्सा लिया अलॉन्ग विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किसने किया था? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, कौन है वो फिलहाल? मिस्टर राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है। इन्होंने इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया था। चलिए यहाँ पे कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये कब ये बॉडी स्टैब्लिश हुई? 1999 में। करंट यूनियन मिनिस्टर कौन है इस बॉडी के? राव इंद्रजीत सिंह। इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। पर्पस क्या है इस मिनिस्ट्री का? साउंड स्टैटिस्टिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज को प्रमोट करना, यानी कि अच्छे तरीके से स्टैटिस्टिक डेटा इकट्ठा करना। और जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कब स्टैब्लिश हुआ था? 1931 में। मेन कैंपस कहाँ है ISI का? दैट इज कोलकाता। तो इस क्वेश्चन से बस वेन्यू याद रखिएगा कि इसके लिए कौन सी जगह वेन्यू रही। योर आंसर इज न्यू दिल्ली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट? इसके लिए कौन हाल ही में अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर? करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, मिस्टर राहुल नवीन। ये IRS ऑफिसर हैं, ठीक है। तो हाल ही में ये अपॉइंट हो चुके हैं एज द न्यू एनफोर्समेंट डायरेक्टर बाय द कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स कमिटी और ये सर्व करेंगे एज द स्पेशल डायरेक्टर ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अगले 2 सालों के लिए। जब से इन्होंने पोजीशन को ऑक्यूपाई किया है तब से अगले 2 सालों के लिए ये इस पोजीशन पे बने रहेंगे, ठीक है। तो मिस्टर नवीन की बात करें तो इन्होंने ज्वाइन किया था ED को एज अ स्पेशल डायरेक्टर इन नवंबर 2019, ओके। इनका फोटो आप यहाँ से देख सकते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की यहाँ पे बात करते हैं कुछ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को स्टैब्लिश किया गया, तो दैट इज 1956। कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको ओवरसी करती है? तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का ओरिजिनल नाम क्या है, यानी कि पहले इसका नाम क्या था? तो इट इज एनफोर्समेंट यूनिट, ओके। कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स कमेटी की बात करें यहाँ पे, जो फर्स्ट स्टेटमेंट पे यहाँ पे कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स कमेटी, तो कौन इसको चेयर करता है सबसे पहले इस कमेटी को? तो जो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वो इस कमेटी को चेयर करेंगे। कौन से 2 और मेंबर्स होते हैं इसमें? तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर।
ये बेसिकली की मेंबर्स हैं जो कि इस कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स कमेटी को फॉर्म करते हैं, ठीक है। और कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी पहली बार कब बनाई गई थी? तो 1950 में। आईआरएस ऑफिसर की बात करें तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस का फाउंड किया गया 1953 में। और अगर किसी को आईआरएस ऑफिसर बनना है तो उसे कौन सा एग्जाम क्लियर करना होगा? तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या वैसे भी आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको पते होने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन declared which virus as a public health emergency of international concern? WHO ने हाल ही में किस वायरस को डिक्लेयर किया है as a public health emergency of international concern? So that is the option monkey pox virus। सब जानते हैं कि इससे हम लगभग 6 महीनों से सफर कर रहे हैं और 6 महीनों से लगातार एमपॉक्स जो है वो न्यूज में बना हुआ है। WHO ने फाइनली इसको डिक्लेयर कर दिया है अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, दूसरी बार पिछले 2 सालों में, ठीक है। तो ये एक सीरियस और अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इवेंट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे स्प्रेड होता है और यहाँ पे जरूरत होती है कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पांस की। फाइन। एमपॉक्स कॉज होता है बिकॉज ऑफ मंकी पॉक्स वायरस और ये एक तरह का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है, ठीक है। तो 2 इसके जेनेटिक क्लैड्स फिलहाल देखे गए हैं और एमपॉक्स को पहली बार रिपोर्ट किया गया था ह्यूमंस में 1970 में। कौन से कंट्री में? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ठीक है। तो WHO ने इस बीमारी को अब डिक्लेयर कर दिया है एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा कि ऐसा डिक्लेयर करने की पावर सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास है, यानी कि कोई भी ऐसी बीमारी जिसको कि वो इस कैटेगरी में रख सकते हैं वो अथॉरिटी किसके पास है? तो सिर्फ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास। पहली बार इन्होंने किस बीमारी के लिए डिक्लेयर किया था? तो इन्होंने 2005 में H1N1 इन्फ्लुएंजा के लिए इस बीमारी को डिक्लेयर किया था कि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है, ठीक है। मंकी पॉक्स वायरस की बात करेंगे तो पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया गया 1958 में, ठीक है। फिलहाल इसके कितने जेनेटिक क्लैड्स हमें पता है? तो सिर्फ 2 ऐसे जेनेटिक क्लैड्स हैं जो हमें पता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज करंट अफेयर सेशन। और अब हम चलेंगे अपने रिवीजन वाले पार्ट पे। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम लोग 3 रिवीजन स्लाइड डेली देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कौन कौन सी स्लाइड देखेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ नेशनल करंट अफेयर्स की, जहां पे आपको लगभग 6 to 7 क्वेश्चंस स्लाइड पे दिखाई देंगे और फिर हम इनके आंसर 1 to 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द 3rd स्टेट आफ्टर केरला एंड बिहार टू इंट्रोड्यूस द मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी फॉर द वर्किंग वुमेन। ऐसे सभी वुमेन जो वर्किंग हैं उनके लिए मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को जनरेट करने वाला 3rd स्टेट बन चुका है ओडिशा। पहले 2 कौन से हैं जिन्होंने ऑलरेडी ऐसी पॉलिसी फॉर्म कर दी है? तो वो है केरला और बिहार। राजाजी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? राजाजी टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में। Which state government has recently launched a mass drug administration campaign to eliminate the filariasis? इस बीमारी को एलिमिनेट करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन लॉन्च किया है यूपी ने। According to the Solar Policy 2024, what is the targeted installed capacity of solar power in Delhi by the end of 2027? इनकी सोलर पॉलिसी 2024 के मुताबिक दिल्ली की टारगेटेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सोलर पावर की होने वाली है 4500 मेगावाट। Recently, where was the Indian Air Force tested the airdrop of the indigenous mobile hospital, that is Bhishma Cube? Correct answer here is Agra. Which ministry has recently proposed some new rules for radar speed guns that are used to measure the vehicle speed on the roads? Correct answer is Ministry of Consumer Affairs. And the last question is, recently, which state's High Court has upheld the state government's ban on the hookah and water pipe smoking? Correct answer here is Karnataka. Okay. सेकेंड रिवीजन की कैटेगरी हमारी आज कौन सी रहने वाली है? इट इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। कुछ स्कीम्स हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला है, एम्स जम्मू वॉज रिसेंटली स्टैब्लिश्ड अंडर विच गवर्नमेंट स्कीम? एम्स जम्मू को स्टैब्लिश किया गया था अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ओके। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ स्पेशल स्कीम फॉर द लेबरर्स एंड द स्ट्रीट वेंडर्स, जिसका नाम है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। सो इट इज द स्टेट राजस्थान। Which union ministry launched the startup gateway for garbage free cities? So correct answer is Ministry of Housing and Urban Affairs. मैं आपको बताते चलूं कि सारे क्वेश्चंस पिछले 7 से 8 महीनों के हैं, तो क्योंकि आपके एग्जाम में पिछले 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने रिवीजन स्लाइड्स तैयार करी हैं, ठीक है। परिवार पहचान पत्र एंड मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम्स आर एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये दोनों स्कीम्स मिल जाएंगे आपको हरियाणा में। स्पेक्स स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच मिनिस्ट्री? करेक्ट आंसर हियर इज Ministry of Electronics and IT. Kushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation Scheme is associated with which Indian state? Also, it is known as Kalia scheme और ये related है उड़ीसा से। What is the primary objective of the PM Vani scheme recently seen in the news? Correct answer is
to provide the affordable and high speed internet connectivity to the rural and remote areas. Okay. थर्ड जो कैटेगरी आज हम रिवाइज करने वाले हैं वो है बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज. ठीक है, यहाँ पे कुछ बैंकिंग करंट अफेयर्स देखेंगे हम. Which company recently secured a contract to survey India's first PRT metro corridor using the drones? कौन सी कंपनी है ये? Correct answer is IG Drone. From which country India recently imported the crude oil by paying in Indian rupee under rupee dirham trade agreement? तो ये कंट्री थी UAE, जिसके साथ इंडिया ने हाल ही में क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराया है by paying in Indian rupee. ठीक है. India's first integrated agri-export facility has been recently approved for which port? Correct answer is Jawaharlal Nehru Port. What is tax incidence recently mentioned in the news? Tax incidence क्या होता है? ये basically tax burden को divide करना होता है between the stakeholders. ठीक है. Which NBFC signed $125 million pact with Asian Development Bank for financing the rural and the women borrowers? So that is L&T Finance. Gopalpur Port recently seen in the news is located in which Indian state? ये lie करता है उड़ीसा में. Kabil recently signed a memorandum of understanding with which organization for technical and knowledge cooperation for critical mineral? तो इन्होंने हाल ही में ये MOU साइन किया है CSIR IMMT के साथ. IMMT क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी. ओके, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है. जो आज के 10 क्वेश्चन थे वो भी हमने कर लिए और इसके अलावा जो पुराने क्वेश्चन थे उनको हमने रिवीजन फॉर्मेट में कर लिया है. ठीक है, तो कोई भी लोग अगर आप में से कोई चेंज चाहते हैं या किसी के पास कोई अच्छा सजेशन है तो वो हमेशा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जाके. हमारी टीम उसको रिव्यू करेगी और अगर हमें सही लगेगा तो हम उसको डेफिनेटली इंप्लीमेंट भी करेंगे. ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को भी मेरी स्पीड बहुत फास्ट लगती है ड्यूरिंग द सेशन तो आप हमेशा यूट्यूब का फीचर यूज करके स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल भी मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है. ठीक है, इसके अलावा अगर आप जीके टुडे को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली तो यू कैन कंसीडर ज्वाइनिंग अस. ओके, तो कल फिर हम लोग मिलते हैं. टिल देन स्टे ट्यून्ड. Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.